नमस्कार, बड़ी बहस आप देख रहे हैं। मैं हूं सुमित झा। महज 14 साल ही हुए हैं। उम्र के हिसाब से वो तो नाबालिग है, लेकिन उसका इतिहास खुद में कई युग की खुशियों और दर्द को समेटे हुए है। दरअसल झारखंड 14 साल में न जाने कितनी बार सियासत के चौराहे पर खड़ा होकर हक की आवाज बुलंद करता रहा, लेकिन वो आवाज या तो थक कर थम गई या फिर उसे सियासी नफे नुकसान के बीच कुंद कर दी गई। एक बार फिर झारखंड अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने जा रहा है, मगर क्या उम्मीद की जा सकती है कि राजनीति का प्रयोगशाला बनते जा रहे झारखंड में सिंहासन का संग्राम उसे विजेता घोषित कर देगा? तो बड़ी बहस में आज सिंहासन का संग्राम। तो बड़ी बहस में आज हम बात झारखंड की कर रहे हैं। झारखंड अपने नुमाइंदों का चुनाव करने जा रहा है। एक बार फिर उम्मीदों की गठरी लेकर वो अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी नेताओं के सिर पर डालेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नए चुने जाने वाले नुमाइंदे आज की तारीख में किए जा रहे वायदों को अमल में लाकर संग्राम को मुकाम तक पहुंचाएंगे? झारखंड दरअसल ये सुबह उस शिक्षित बेरोजगार की तरह है जिसके पास योग्यता तो है पर रोजगार नहीं। पिछले 14 सालों में इस बेरोजगार झारखंड ने हर राजनीतिक परीक्षा पास की, इस उम्मीद के साथ कि अब इसे इसके लायक स्थान मिलेगा। पर स्थिति यही है कि विधानसभा की दहलीज के बाहर की सारी आशाएं दम तोड़ती रहीं। आंदोलन और नारों की ये धरती अगर खुद आंदोलन कर पाती तो अब तक आप उलगुलान का शोर सुन रहे होते। लोगों की मांग की हर आवाज सत्ता पाने के शोर में गुम होकर रह गई। खनिज संपदा से भरपूर होने की बातें अब बेरोजगार को आश्वासन की तरह लगती हैं। जहां पता होता है कि दिलासे के शब्द जमीन पर नजर नहीं आएंगे, पर मांगने वाला जमीन पर जरूर पहुंच जाएगा। झारखंड में योजनाएं उन विषयों की तरह रह गई जिनसे परीक्षा में कभी सवाल ही नहीं पूछे जाते। राज्य हर बार चुनाव के लिए खुद को तैयार करता रहा है, पर किसी ने उसे धोखे से फेल करने का काम किया। औद्योगिकीकरण के बस्ते को झारखंड की पीठ पर बड़ी आसानी से यह कहकर टांग दिया गया कि इससे राज्य का भला होगा, पर हकीकत ये रही कि लूटने वाले इसे बस्ते के अंदर लूटते रहे और झारखंड चुपचाप आगे बढ़ता रहा। राजनीतिक दलों ने इस राज्य के साथ उन शिक्षकों की तरह व्यवहार किया जो गणित के शिक्षक होते हुए भी हिंदी पढ़ाने चले जाते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता। दरअसल झारखंड की समस्या को हर किसी ने समझा, पर समाधान किसी ने नहीं दिया और आज ये शिक्षित बेरोजगार झारखंड एक बार फिर चुनावी चौराहे पर खड़ा है। सवाल यह है कि इसकी मांग सुनेगा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो झारखंड की स्थिति यह है पिछले 14 सालों से, और हम यूं कह सकते हैं कि 14 साल का वनवास झारखंड ने झेला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार के चुनाव के बाद ये 14 साल का वनवास खत्म हो जाएगा? सियासतदां क्या ये वनवास खत्म होने देंगे झारखंड का, या फिर एक बार फिर से नए सिरे से झारखंड में सियासी प्रयोग किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए? इस प्रयोग में तमाम पार्टियां शामिल रही हैं, बीजेपी, जेएमएम, जेवीएम, कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं। और अवसरवादी राजनीति की तस्वीर झारखंड में जितनी मुकम्मल नजर आती है, उससे ज़्यादा मुकम्मल तस्वीर आपको किसी और राज्य में नजर नहीं आएगी। बार बार यहाँ पर दल बदले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए। कहने को ज़रूर बयान दिए जाते हैं कि हमारे विचारधारा मेल नहीं खाते थे, हम यहाँ घुटन महसूस करते थे, जनता के मुद्दे इस पार्टी में नहीं उठते थे, इसलिए फलाना पार्टी में हम चले गए। लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमें टिकट मिल जाए, हम किसी तरह सत्ता में बने रहें। तो सत्ता में बने रहने की भूख झारखंड में सियासतदानों की इतनी है कि शायद झारखंड वासियों की भूख की चिंता इन्हें नहीं है, सत्ता की भूख की चिंता है इन्हें। और सवाल यही है कि सिंहासन का संग्राम जो पिछले 14 सालों से लगातार चलता रहा है, क्या उस संग्राम में जनता के मुद्दों से जुड़ा संग्राम भी होगा? उसके लिए भी जगह होगी? हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे। कुछ ही देर बाद हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। आप के सामने हम उनके जवाब भी रखने की कोशिश करेंगे और झारखंड चुनाव में सिंहासन का संग्राम के जरिए हम जनता से जुड़े मुद्दे भी लगातार आपके सामने ला रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। अजय मारू बीजेपी के नेता हैं और डॉक्टर अशोक कुमार जेएमएम के नेता हैं। अशोक जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही हम करेंगे। झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन, 9 सीएम, 16 सीएस, 10 डीजीपी,
सवाल है कि ये सफर, ये सिलसिला खत्म कब होगा? झारखंड को सियासी प्रयोगशाला बनाने से बाज आएंगे, रोकेंगे? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। और जब से इस राज्य का गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 से, तब से गठबंधन की सरकारें रही हैं और गठबंधन की जो पार्टियों की अपनी अपनी उसमें अभिलाषा कह लीजिए या उनका एजेंडा जो होता है उसको लेकर के लोग चलते हैं। तो इसके चलते कोई स्थिर सरकार नहीं बन पाई और उसका दुष्परिणाम हुआ कि राज्य में सही ढंग से विकास नहीं हो पाया। इसीलिए इस बार का चुनाव, ये इसमें जेएमएम भी शामिल था इन 14 सालों में। आप जो कह रहे हैं कि अभिलाषा, सत्ता की अभिलाषा, जी नहीं, उसमें 14 वर्षों में तकरीबन 9.5 वर्षों तक आपके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की थी और जेएमएम का बहुत कम पीरियड रहा है। और अभी का आपने देखा होगा 14-15 महीने की ही हमारी सरकार रही है माननीय हेमंत सोरेन जी की। तो इसीलिए झारखंड में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, अस्थायी सरकार होनी चाहिए, तभी यहाँ संपूर्ण विकास नहीं। लेकिन आप अशोक जी ये बात बताइए, अवसरवादी राजनीति का आरोप आप पर क्यों नहीं लगे? अब तक आप कांग्रेस के साथ थे, आरजेडी के साथ थे, सरकार आपने चलाई, मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो आप कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस और आरजेडी की राजनीति से आपकी राजनीति मेल नहीं खाती, अब तक मेल खा रही थी। ये अवसरवादी राजनीति नहीं है क्या? नहीं, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से दिल्ली जा करके जितने भी इस राज्य में धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का, अभी जो हमारा गठबंधन का स्वरूप रहा है, कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और छोटी छोटी पार्टियां हमारे साथ संयुक्त रूप से इस सरकार में काबिज थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही प्रयास किया लेकिन रंग नहीं लाई। इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर समझा जाए या झारखंड मुक्ति मोर्चा। आपकी अपनी कोई विचारधारा है क्या? आप कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी आप कहते हैं हम अकेले लड़ लेंगे? नहीं, देखिए, अवसरवादिता की बात नहीं है। जिस राज्य में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और जनता ने जनादेश यही दिया है कि किसी को एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके चलते ये जनादेश ही कहता है कि आप लोग मिलजुल करके सरकार बनाएं ताकि कोई अतिरिक्त बीच में चुनाव मिड टर्म अगर होता है तो बहुत ज्यादा जो भी समझौते करने पड़े, जिससे भी समझौते करने पड़े, विचारधारा को ताक पर रखना पड़े, वो जायज है। अजय जी, बीजेपी आज जेएमएम से दूरी बनाकर रख रही है, लेकिन एक वक्त था कि आपकी सरकार भी जेएमएम के सहारे चली। मेरा सवाल सिर्फ जेएमएम, बीजेपी या आरजेडी, जेडीयू तमाम पार्टियों को लेकर सिर्फ नहीं है, मेरा सवाल पूरी राजनीति को लेकर है। झारखंड की राजनीति में वो वक्त कब आएगा जब एक स्थिर सरकार और एक ऐसी सरकार जो सिंहासन के लिए संग्राम नहीं करे, जो सत्ता के लिए सिर्फ संग्राम नहीं करें, जहां पर नेता सिर्फ सत्ता के लिए ना लड़ें बल्कि जनता के मुद्दों के लिए लड़ें? देखिए, आपने जो प्रश्न किया इसका मैं उत्तर देता हूं। 2 दिन बाद झारखंड की स्थापना को 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे और मैं मानता हूं कि 9 वर्षों तक हमने राज्य किया। लेकिन आपने जो 2 उदाहरण दिए कि जेएमएम कांग्रेस के साथ भी रही, राजद के साथ भी रही, लेकिन एक सबसे बड़ा जो उदाहरण था वो आपने नहीं दिया। जब मधु कोड़े की सरकार थी तब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके एक सहयोगी दल थे और उस समय से जो झारखंड में जो पतन का रास्ता देखा, जो भ्रष्टाचार के रूप में पूरे देश में ही नहीं, जेएमएम का साथ तो आपने भी लिया था ना? झारखंड बदनाम हुआ, उसमें भी ये साथी रहे थे। नहीं, हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ 2009 के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो पहले हमने शिबू सोरेन जी को समर्थन दिया था और हम उसमें सहयोगी थे। और उसके बाद 2010 में जब पुनः सरकार अर्जुन मुंडा जी की बनी तब हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन दिया। लेकिन एक चीज ये भी सोचनी चाहिए, झारखंड तो उस समय क्या जेएमएम के दामन साफ किस परिस्थितियों में अब दामन पर दाग लग गया आपके हिसाब से? नहीं,
नहीं, दाग नहीं लगा। हम तो ये बोले कि उन्होंने स्थानीयता के मुद्दे पे हमसे संबंध विच्छेद किया कि स्थानीय नीति नहीं घोषित हुई तो है। वही सवाल हम ये कर दावा रहे हैं किया था कि जैसे अजय जी कि क्या वो वक्त आएगा जब झारखंड में आइडियोलॉजी की राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति होगी, या सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति होगी? पूर्ण बहुमत से ही नहीं, ये नहीं, मैं आपके जो प्रश्न का पूरा उत्तर दे देता हूं कि इस बार 2014 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूर्ण बहुमत ही नहीं, 2/3 बहुमत से जीतकर यहां पे सत्ता में आएगी। ये दावे पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के बारे में भी हम आपसे खुलकर चर्चा चाहेंगे, खुलकर जवाब चाहेंगे। क्या अगर फिर से एक ऐसी स्थिति आती है, हम भी उम्मीद यही करेंगे कि इस बार कम से कम स्थिर सरकार हो, बहुमत की सरकार हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें सत्ता बनाने के लिए आपको सहयोग लेना पड़े किसी और पार्टी का, तो फिर आप वही करेंगे? अभी जेएमएम को कोस रहे हैं, कल जेएमएम का साथ लेंगे, आजसू के साथ आप हैं ही। नहीं, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, पहली बात तो हम पूर्ण बहुमत से जीत कर आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी परिस्थिति हुई तो न तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का न किसी और दल का हम साथ लेंगे, हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। ये बयान रिकॉर्ड में रहेगा अजय मारू जी? जी, मैंने कहा कि मैं इस चैनल में बोल रहा हूं और मैं जानता हूं कि मैं जो बोला हूं वो रिकॉर्ड में ही रहेगा। अशोक जी, जेएमएम अगर 81 सीटों पर लड़ा है चुनाव, जरूर आपको उम्मीद है कि बहुमत की सरकार आपकी बन जाएगी, आप दावा भी ठोक रहे हैं, लेकिन एक परिस्थिति सोचकर चलते हैं, क्योंकि पिछले 14 सालों में रिकॉर्ड यही रहा है। आपका क्या स्टैंड होगा? क्या आप भी फिर सत्ता पाने के लिए वही तिकड़म भिड़ाएंगे? कांग्रेस के पास ज्यादा है तो कांग्रेस के पास चले जाते हैं, बीजेपी के पास ज्यादा है तो बीजेपी के पास चले जाते हैं, या विपक्ष में बैठेंगे? नहीं, बहुत हमारे सम्मानित नेता हैं श्री अजय मारू जी, और उन्होंने जब ये वक्तव्य दिया कि हम लोग बहुमत नहीं आएगी तो हम लोग विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। अभी ताजा उदाहरण है महाराष्ट्र का। आपने देखा होगा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के तमाम बड़े नामचीन नेताओं ने घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वो बहुमत नहीं मिलता है तो हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आप देख लीजिए क्या विडंबना है, जो बातें होती हैं वो धरातल पर नहीं आती हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की जहां तक बात है, हम लोग हमेशा इस राज्य में प्रयास किए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं झारखंड में, और यहाँ पर जो जल जंगल जमीन के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, वैसे पार्टियों के साथ हम लोग मिलकर के हमेशा, यानी कि वो लड़ाई बीजेपी ने भी लड़ी, कांग्रेस ने भी लड़ी, आरजेडी ने भी लड़ी, सबके साथ आप रहे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। नहीं, इसमें मैं अशोक जी की बात में करता हूं कि आज के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा न तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है न राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद सबको सत्ता का इतना प्रेम है कि वो लोग उनसे समर्थन वापस नहीं लिए हैं, और इसी के चलते आज राष्ट्रपति शासन नहीं लगा इस प्रदेश में और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रदेश में राज्य कर रही है। और जहां तक इन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, मैं इनको ये याद दिला देता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये एक फैसला दिया है कि अगर पूर्ण बहुमत की भी सरकार नहीं हो तो जो अगर वो अपना विधानसभा में अपना पूरा बहुमत स्थापित कर देती है, तो आज महाराष्ट्र के इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास मत भी जीत लिया, विधानसभा में अपना स्पीकर भी नॉमिनेट करवा लिया। तो अजय मारू जी, लेकिन आपने भी उस पार्टी का समर्थन लिया या फिर बाहरी तौर पर ही सही, जिसका आप विरोध करते रहे? जी। सत्ता पाने के लिए तो कम से कम आपने यही किया ना। बड़ा बयान हास्यास्पद लग रहा है कि आप ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं, कानून का हवाला दे रहे हैं। मेरा बहुत स्पष्ट इनसे प्रश्न था कि आप अगर बहुमत नहीं लाते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो मैं विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हूं। मेरा प्रश्न बिल्कुल एकदम स्पष्ट था, लेकिन इन्होंने कानून के दायरे में और तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो ठीक है अजय जी, चलिए अजय जी बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, वो झारखंड में भी एक बार फिर से आश्वासन दे रहे हैं।
महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ चलिए ठीक है, बीजेपी अपनी बात पर नहीं रही महाराष्ट्र में, झारखंड में फिर से वही दावा कर रही है। मैंने अपनी बात कर दी कि मैंने रख दी कि अगर हमें बहुमत, आपसे अशोक जी मेरा सवाल है कि क्या ये आप भी आप कहता हूं ताल कि हम ठोकर यहाँ कह पे सकते 2/3 बहुमत से लाके हम सत्ता में आ रहे हैं? नहीं, अगर नहीं भी बहुमत मिले तो आप विपक्ष में बैठेंगे, ये बात आपने कही है अजय जी, मैं याद दिला दूं एक बार फिर से। हाँ, मैंने कहा कि विपक्ष में बैठेंगे अगर मैं बहुमत नहीं अशोक जी, क्या यही बात आप ताल ठोक कर यहां पर कह सकते हैं कि अगर 81 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, आपको बहुमत नहीं मिला तो किसी पार्टी से समर्थन नहीं लेंगे, आप विपक्ष में बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूं। और जहां तक हमारे बड़े भाई मारू जी कह रहे हैं कि हम लोग पूर्ण बहुमत में आएंगे, नहीं, फिर आप अजय मारू जी को छोड़ दीजिए, देखा होगा ये अजय मारू जी को छोड़ दीजिए। अशोक जी माफ कीजिए, बार बार रोकना पड़ा है, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। नहीं, सुना जाए, सीटों की जो संख्या, सीटों की संख्या इनके 36 से घट करके 18 पर आ गए, और वो गठबंधन में, और हमने बिना गठबंधन का 2009 में चुनाव लड़ा था और हमको 18 सीटें मिली। तो ये किस तरह की दिन हो ना एक समान। डॉक्टर अशोक 2009 के लोकसभा चुनाव में हमारे पास 127 सीटें थी और आज हम 284 सीटों में करके केंद्र में हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 2009 ये भी तो देखिए लोकसभा चुनाव में आपका क्या हुआ, तो हम इस बार उससे 3 गुना सीटें लाएंगे। नहीं, देखिए, मैं, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 महीनों में, मेरा सवाल है कि आप क्यों नहीं यहाँ पर कह सकते हैं ताल ठोकर कि अगर मुझे बहुमत नहीं मिलेगा तो मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा, अवसरवादी राजनीति नहीं करूंगा, मैं विपक्ष में बैठूंगा, हम विपक्ष में बैठेंगे, क्यों नहीं खुलकर कह सकते हैं आप? मुझे मेरे पर प्रश्न है जी आपसे ही, आप क्यों नहीं खुलकर कह सकते आप ही पे होगा ना, क्योंकि मैंने तो स्पष्ट कर दिया। अजय जी ने कह दिया कि वो विपक्ष में बैठेंगे बहुमत नहीं मिले तो। स्पष्ट कर दिया आपको। हाँ, नहीं, उनका तो आप आचरण देखिए, व्यवहार देखिए, चरित्र देखिए। मैं नहीं देख रहा हूं, जनता देख रही है, आपको भी जनता देख रही है। मैं आपसे ब्रेक पर जाना है अशोक जी, जल्दी से आप यहां पर क्या खुलकर कह सकते हैं, या फिर मान लिया जाए कि आप भी एक बार फिर से सत्ता पाने की होड़ में लगे रहेंगे चुनाव के बाद? अडिग रहना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हालांकि आपने जेएमएम की स्थिति देख ली है, खुलकर कहने को तैयार नहीं। दरअसल यही स्थिति है, बीजेपी भी अभी दावा कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ आपने भी देखा। अवसरवादी राजनीति हावी रही है और इस बार भी कुछ यही तस्वीर बनती दिख रही है। इन सब के बीच अवसरवादी राजनीति का रिकॉर्ड भी टूट रहा है, दल बदलुओं का तमाम चेहरा सामने आ रहा है और रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। महज 1 से 1.5 घंटे में पार्टी बदले जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी बहस में आज सिंहासन का संग्राम, और दरअसल सवाल ये कि 14 वर्ष झारखंड पूरे करने जा रहा है, लेकिन 14 वर्षों के सफर में सिर्फ दर्द ही झारखंड के हिस्से में आया और सियासी प्रयोगशाला के तौर पर साबित होता आया। किसी सरकार ने 5 साल पूरा नहीं किया, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 9 सीएम, 16 सीएस और 10 डीजीपी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 साल में 9 सीएम, कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई, और कमोबेश सभी सरकारों में किसी न किसी घोटाले का आरोप लगा। 14 साल में 18,752 हत्याएं, क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता गया। ज़ाहिर है सरकार एक स्थिर सरकार नहीं हुई और प्रशासनिक कंट्रोल नहीं हो पाया, जिस वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती गई, नक्सलियों का खौफ बढ़ता गया। बेखौफ नक्सली लगातार साजिश रचते गए और घटनाओं को अंजाम देते गए। अब हालत यह है कि 8 जिलों में नक्सलियों की समानांतर सरकार है। 22 जिले
नक्सल प्रभावित हैं 24 जिलों में से। ये आप अलग अलग आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड देख रहे हैं, डाटा देख रहे हैं, लेकिन नक्सलियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 14 साल में नक्सली हमले में 1500 लोगों की मौत हुई है। 14 साल ही तो हुए हैं झारखंड के, लेकिन 14 साल में ही झारखंड कराहने को मजबूर है। और सियासत की प्रयोगशाला क्या एक बार फिर से इस चुनाव के बाद भी झारखंड साबित होगा, या अपने उस तस्वीर से उबर कर नई तस्वीर गढ़ेगा झारखंड? ये एक बड़ा सवाल। लेकिन इन सब के बीच गठबंधन का दौर लगातार जारी रहा। नए सिरे से बीजेपी ने आजसू के साथ गठबंधन किया इस बार, लेकिन क्या यह गठबंधन कामयाब होगा? क्या इस गठबंधन के पीछे सोच है और बीजेपी और आजसू का गठबंधन कामयाब होगा या नहीं? और बीजेपी अगर कह रही है कि बहुमत की सरकार वो बना लेगी अपने दम पर, तो फिर आजसू के साथ गठबंधन करने की नौबत क्यों आई? इन तमाम मुद्दों पर जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता ने बात की बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से। भाजपा, आजसू, लोजपा जैसे पार्टियों के साथ जो गठबंधन हुआ है एनडीए का, और ये गठबंधन झारखंड में कितना कारगर होगा, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष अर्जुन मुंडा, जो कि खुद खरसावां सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है। मुंडा जी, जिस तरीके से पहले बात ये चल रही थी कि बीजेपी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐन वक्त पर छोटे पार्टियों को भी इस गठबंधन में शामिल किया गया, सोच किया है और आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगा? देखिए, आज आपको यह स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करना चाहते हैं, पर हमारी यह कोशिश हमेशा रहती है कि जो सहयोगी है वो साथ में चले। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने इन सारे मसले पर विचार किया और फैसला किया। अब हमारे सामने वो फैसला सतह पर आ चुका है और उस फैसले के आधार पर हम पूरे 81 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे आशा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत राज्य की जनता देगी और पूरे बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद हम सहयोगियों को भी साथ में लेकर चलेंगे। मतलब जो सहयोगियों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो जो सरकार बनेगी उसमें भी वो सम्मान दिया जाएगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, साथ चलने की जो बात कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से सम्मान का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन नीतिगत मामले पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगी ताकि झंझावतों के दौर से राज्य बाहर निकले। लेकिन इस बीच हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से बीजेपी का कैंपेन चल रहा है, या फिर बीजेपी के भीतर जो आजसू के साथ जो टाई अप हुआ है, उसको लेके काफी विरोध नजर आ रहा है। दोनों ही खेमों में कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं की, उसे कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक विचार और समझ के साथ काम करने वाले हैं और इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई यदि कोई अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है तो वो कोई उससे वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, बल्कि पार्टी के लिए काम करेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। जी मुंडा जी, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, हेमंत सोरेन हो, कांग्रेस के जो नेता हो, वो लगातार बीजेपी को काउंटर कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो त्रिकोण एक बन रहा है बीजेपी के खिलाफ, तमाम पार्टियां बीजेपी को घेरने में लगी हुई है, ये इसको आप किस तरह से काउंटर करेंगे? देखिए, इसका मतलब ही यह है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चाहती है और यहाँ मेजोरिटी की गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने, यह जनता चाहती है। और इसी का परिणाम है कि बाकी लोग ये कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट कॉर्नर से कि वो किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ में बोले। पिछले बार कृष्णा गगरे को आपने काफी करारी शिकस्त दी थी, इस बार जेएमएम आपके अगेंस्ट उनको खड़ा कर रही है। क्या लग रहा है कि मुकाबला होगा या फिर आपको लगता है कि क्लीन स्वीप हो जाएगा? खरसावां की जनता वाकिफ है सारी चीजों से, इसलिए मुझे अपने जनता पर पूरा विश्वास है। चलिए, ये तो अर्जुन मुंडा जिनका साफ कहना है कि खरसावां सीट पे जहां से वो खुद प्रत्याशी है, वहां पर जीत को लेकर के वो सुनिश्चित है। साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ऐसा दावा अर्जुन मुंडा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो अर्जुन मुंडा भी विश्वास जता रहे हैं कि जीत उनकी होगी, बीजेपी की बहुमत की सरकार बनेगी।
लेकिन अगर सहयोग की बात हुई तो हम सम्मान पूर्वक आजसू को साथ लेकर चलेंगे। आजसू के साथ गठबंधन हो गया, लेकिन अजय मारू जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर अशोक कुमार हैं, जेएमएम नेता। अजय मारू जी ने साफ कह दिया कि अगर हमें बहुमत नहीं मिला हमारे गठबंधन को तो हम विपक्ष में बैठेंगे। अशोक जी, हम बहस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस बात को आप यहीं पर रख दीजिए, जनता देख रही है, इंतजार कर रही है, कह दीजिए ताल ठोक कर, बहुमत नहीं मिला तो हम बैठेंगे विपक्ष में। मैं सम्मानित नेता अर्जुन मुंडा जी की बातों को सुना और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा क्षेत्रीय पार्टियों को जिस परिभाषित ढंग से जैसे भाषाओं का प्रयोग किया गया था और उनका ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अशोक जी। इस राज्य में जो नहीं मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं ना, आज मुंडा जी बोल रहे हैं कि मैं उनके सहयोग लेके उनको सम्मान देना चाह रहा हूं, तो मैं उस बात को आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ये अब वो आजसू और बीजेपी के बीच का मामला रहने दीजिए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जनता आपसे जानना चाह रही है कि इस बार भी जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस चाहे किसी से भी समर्थन लेने की बात हो, देने की बात हो, करेगी या विपक्ष में बैठेगी? खत्म करने का अगर ये स्थिति आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से जनता यही समझेगी, जनमानस में यही बात फिर से आएगी, एक बार फिर से आप अवसरवादी राजनीति की ओर हैं अग्रसर। नहीं, कोई अवसरवादिता नहीं है, तो कह दीजिए विपक्ष में बैठेंगे आप, बहुमत नहीं मिला तो। पिछले चुनाव भी 81 सीटों पर लड़ने का काम किया था और अभी भी हम लोग 81 सीटों में देख रहे हैं। और आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस ढंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ लोगों का झुकाव हुआ है, जनमानस का झुकाव हुआ है, आप इन 10-15 दिनों में जो रुझान आ रहा है, मैं समझता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने ताकत पर यहाँ पर ठीक है, अच्छी बात है, आपको ये उम्मीद है, आत्मविश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये परिस्थिति, क्योंकि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है, मैं भी चाहता हूं कि किसी एक पार्टी की, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी एक पार्टी की सरकार बने, बहुमत की सरकार बने। अगर ऐसा नहीं होता है तो जेएमएम क्या अब तक के रिकॉर्ड जो रहे हैं, बीजेपी के साथ चली जाती है, कांग्रेस के साथ चली जाती है, समर्थन ले लेती है किसी का भी सत्ता में बने रहने के लिए, तो क्या वो स्थिति नहीं होगी? अगर आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिला तो विपक्ष में बैठेंगे? मैं पहले भी स्पष्ट कर दिया हूं कि हमारी जो सोच रही है, पार्टी की जो विचारधारा है कि जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं झारखंड में, उन तमाम ऐसे लोगों को लेकर के बीजेपी धर्मनिरपेक्ष ताकत है तो उनके साथ मिलकर के हम लोग सरकार नहीं, इसका स्पष्ट मतलब ये हो गया कि मैंने तो, आपने जब प्रेशर, मैंने ये कहा आपसे कि अगर हम तो पूर्ण बहुमत नहीं 2/3 बहुमत से जीत के आ रहे हैं, लेकिन आपने जब मेरे पे प्रेशर दिया तो मैंने कहा नहीं मिलेगा तो विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन अभी डॉक्टर अशोक ने ये कहा कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को साथ लेके सरकार बनाएंगे, ये धर्मनिरपेक्ष ताकतों को साथ रख के तो ये चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, धर्मनिरपेक्ष ताकत, मेरा सवाल है अशोक जी से, तो क्या बीजेपी भी धर्मनिरपेक्ष ताकत है जिसका आप साथ ले चुके हैं? अशोक जी बताइए, इसका जवाब दीजिए जो पूछ रहे कि धर्मनिरपेक्ष। मैं देखिए, प्रजातंत्र में बहुत स्पष्ट इसका उल्लेख किया गया है कि अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो आपको इस राज्य का वो जनादेश का आदर करना चाहिए, प्रजातंत्र का आदर करना चाहिए। आदर करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही क्या? उस भारी भरकम जो खर्च होते हैं उसको रोकने के लिए लोगों की जो जनादेश है उसका आदर। नहीं, आप धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा तो दीजिए कि आप जब आपको आवश्यकता होती है तो आप बीजेपी का समर्थन लेते हैं, उस समय आपको धर्म, और हमें धर्मनिरपेक्षता की बात क्या चीज है? हम एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र और प्रदेश की तरक्की के लिए हम कार्य करते हैं, और ये बार बार जब सरकार बनाने की बात आती है आप तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और दरअसल जनता देख रही है, आपको समझ रही है आप क्या कह रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं और क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को अगर आप चाह रहे हैं इकट्ठा करने की, तो धर्मनिरपेक्ष ताकत आप बता दीजिए, बीजेपी है क्या आपकी नजर में? अगर है ऐसा तो फिर अब तक तमाम जो आपने बातें कही वो गलत है। पहले ही कहा है कि हमारा जो गठबंधन अभी वर्तमान में अभी जो सरकार चल रही है,
इसमें बहुत स्पष्ट है कि उसमें कांग्रेस है, आरजेडी है और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं। तो बीजेपी पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं थी, अब धर्मनिरपेक्ष हो गई है। तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? आप उनके साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? प्रयास किए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया और नहीं प्रयास ये किया कि उनको आपका नेतृत्व पसंद नहीं था, जिसकी जिद आप किए हुए थे। और अभी और कल आपके नेतृत्व पसंद नहीं रहता तो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी अभी मुख्यमंत्री नहीं रहते। वो किस परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री है ये जनता देख रही है। और ये जनता को ही देखना है, जनता को ही देखना है, जनता को। चलिए छोड़ देते हैं, अशोक जी को छोड़ देते हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अशोक जी उसी के चलते चलिए आपको छोड़ देते हैं, यहाँ बने हुए हैं, यहाँ कहाँ कोई छिपी हुई कोई बात। चलिए अशोक जी आपको छोड़ देते हैं, सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, छोड़ देते हैं आपको। हम अगले मुद्दे पर आते हैं, राहत का सांस लीजिए। लेकिन जनता देख रही है, आप स्पष्ट नहीं है। आप यानी कि आगे भी बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं अगर सत्ता में रहने की बात हुई तो। नहीं, उसके साथ तो कहीं दूर दूर तक जाना नहीं है। हाँ, ये उसके साथ बीजेपी के साथ आप कभी नहीं जाएंगे। कि हम लोग कम से कम इतना तो बयान आप ताल ठोकर कह दीजिए यहाँ पर। अशोक जी, बीजेपी के साथ आप कभी नहीं जाएंगे। जनता पार्टी से किसी भी कीमत में। हाँ। मैं आपको आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। आप कह रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं बात को, मैं बहुत अच्छी तरह से बात को समझ रहा हूं और ऐसी शक्तियों के साथ हम लोग यहाँ पर सरकार नहीं बनाएंगे। देखिए, अवसरवादिता की ये इनकी परिस्थिति है। जब हमारा साथ सब सरकार में रहना था साथ रहे, और जब एक छोटे से मुद्दे के लिए, स्थानीय नीति के मुद्दे पे इन्होंने हमसे संबंध तोड़ा और 14 महीने के कार्यकाल में वो स्थानीय नीति को नहीं ला पाए। और सबसे अशोक जी हम आगे बढ़े उससे पहले दरअसल मुझे भी मैनिफेस्टो में जो 2 दिन जारी हुआ उसमें भी उन्होंने कोई उल्लेख नहीं। अजय जी हम आपके पास भी आएंगे, आप पर भी हम सवाल है, आपके लिए भी सवाल है, आप मुस्कुराइए मत। हम लोग अशोक जी, लेकिन एक सवाल आपसे भी है, लिस्ट जारी करने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, आपने कह दिया, प्रावधान किया गया है कि जो चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के नौकरियां हैं, यहाँ पर जो बाशिंदा हैं उनकी भाषा संस्कृति को जान के या लिखने वाले लोग होंगे, उनको 100% यहाँ रिजर्वेशन देगा। ये हमारा ये प्रतिज्ञा पत्र है, वचनबद्ध है हम लोग। नहीं, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये अपने मैनिफेस्टो के प्रति और इस प्रदेश की जनता के प्रति कितने संवेदनशील है, इसकी एक उदाहरण है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उन सब चीजों को नहीं लाया। और शायद यह पहली बार होगा कि ये अपना संशोधित मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। ये कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता ये। नहीं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मारुति को, हमने तो कुछ रखा और संशोधित करने की बात कर रहे हैं। आपने तो दूर दूर तक उस बात का उल्लेख ही नहीं किया है, क्योंकि नामो निशान नहीं है। नहीं, क्योंकि आपने अशोक जी नहीं, क्योंकि लोगों के लिए पीड़ा डॉक्टर अशोक आपने मैं ये प्रश्न आपसे ये उठाया, मैंने ये प्रश्न ये उठाया कि आपने इस मुद्दे पे अर्जुन मुंडा जी की सरकार से समर्थन वापस लिया था। हमने तो कहा, लेकिन 14 महीने में आपने क्या किया? हम लोग सर्वदलीय मीटिंग बुलाए, नहीं अशोक जी 50%। एक सेकंड अजय जी, किस महीने में किए? 14 महीने के बाद में किए। आपको संशोधित घोषणा पत्र लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप क्या ये बात भूल गए थे? इस मुद्दे को आप भूल गए थे? संविधान की संकट होती है तो चुनाव आयोग इस पर हस्तक्षेप करता है। अशोक जी लेकिन कहीं कोई बात नहीं है और हम लोग संशोधित जो है इसके आपके स्थानीय नीति पर 1-2 दिन पर हम पहले आप भूल गए थे, पहले आपके जहन में नहीं थी ये बात। ना जहन में आपका प्रश्न आएगा तब ना हम जो बताएंगे। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि संशोधित लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले ये भूल गए थे बात। कहने का मतलब ये है कि आपने अपने ओरिजिनल घोषणा पत्र में वो भूल गए थे। नहीं होती है क्या मनुष्य किसी मनुष्य से प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकता है? तो क्या यही तो अगर डॉक्टर अशोक वो मैनिफेस्टो मैंने भी पढ़ा है, वो त्रुटियों से भरपूर है वो आपका घोषणा पत्र। नहीं, अब ये घोषणा पत्र तो आप जेएमएम कहेगी आपका घोषणा पत्र त्रुटियों से भरपूर है। हम इससे आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड वही उतार दिया है। ठीक है, एक सेकंड, वो जनता को तय करने दीजिए कि किसके घोषणा पत्र में कितना दम है। और वैसे भी घोषणा पत्र घोषणाओं का ही पत्र रह जाता है, ये सब
आप जानते हैं। जनता हमें देख रही है। हमको झारखंड मुक्ति मोर्चे से हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और जनता ये सर्टिफिकेट हमें देगी। हमको भी आपकी जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, जनता सर्टिफिकेट दे देगी। एक सेकेंड, तो आज हम यहाँ 2 सीट लेकर के लोकसभा में जब कहते थे कि सुनामी आ गया, उड़ा के ले जाएगा झारखंड को, हम लोगों ने सुनामी में दिखाने का काम किया और पूरे झारखंड में 2 सीट पूरे हिंदुस्तान अशोक जी किया, लेकिन झारखंड में 2 सीट हमारी रोकेंगे आप प्लीज, पार्टी ने लाने का काम किया, झारखंड के लोगों ने दिखाने का। ठीक है प्लीज अशोक जी, मेरा सवाल आप सीधा जवाब दीजिएगा, मैं ब्रेक पर जाऊंगा। उससे पहले अगर सीधा जवाब नहीं दे पाए तो मेरे ख्याल से स्थिति आपकी स्पष्ट नहीं होगी। आपने कह दिया कि बीजेपी के साथ आगे किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा चुनाव बाद, ठीक? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप यहां पर यह भी कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को दूर रखेंगे। तो मेरा सवाल बस सीधा है कि जब बीजेपी के साथ थे तो क्या उस समय बीजेपी धर्मनिरपेक्ष ताकत नहीं थी? धर्मनिरपेक्ष ताकतों को दूर रखेंगे? नहीं, सांप्रदायिक माफ कीजिएगा, सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष ताकतों को आप एकजुट रखेंगे और सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखेंगे। तो क्या मेरा ये मानना है कि जब आप बीजेपी के साथ में थे उस समय बीजेपी क्या थी, सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष? हमने 7 बिंदुओं पर जो हमारा लिखित उनके साथ समझौता हुआ था, उन बिंदुओं को लेकर के हम लोग समय बीजेपी धर्मनिरपेक्ष थी या सांप्रदायिक थी? कर दिया कि इस राज्य के हित में, जनमानस के हित में, लोक कल्याणकारी के लिए अगर हम उस समय जनमानस के हित में बात हम जा सकते थे, लेकिन जिस तरह से ये समझौता हुआ था। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के उस पार दल बदल का रिकॉर्ड भी बन रहा है और दल बदलुओं को बीजेपी भी लगातार अपने पाले में ला रही है। बीजेपी पर भी सवाल है, आखिर क्या ऐसी राजनीति वो कर रही है जहां पर ऐसे चेहरे को वो प्रोजेक्ट कर रही है जिस चेहरे का भरोसा नहीं है, कब क्या किस पार्टी में आ जाए। एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम। बड़ी बहस में सिंहासन का संग्राम। दरअसल झारखंड में 14 साल के बाद भी स्थिति यही है कि आज भी वहां पर सियासतदान सत्ता के लिए लड़ते हैं, जनता के मुद्दों के लिए नहीं। हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं। हमारे साथ अजय मारू हैं, बीजेपी नेता, डॉक्टर अशोक कुमार हैं, जेएमएम नेता। अशोक जी, चलिए आपको छोड़ देते हैं, आप नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि आप बीजेपी उस समय आपके सरकार के समय क्या थी, धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक। लेकिन बीजेपी पर सवाल इसलिए है अजय जी, दल बदल का रिकॉर्ड बन रहा है हाल के दिनों में। हम अगर गौर करें तो 13 सीटों के लिए, पहले फेज में 13 सीटों के लिए जो 24 दल बदलू नेताओं ने दूसरे दलों से नामांकन दाखिल किया है, इसमें आपके तरफ से तमाम जो नेता हैं ऐसे हैं जो 1 से 1.5 घंटे पहले तक या 1 दिन पहले तक आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, आपने हाथों हाथ लपका है। आप कहते हैं कि हम ऐसे उम्मीदवार को जनता के सामने लाएंगे जिस पर भरोसा हो। इन पर कैसे भरोसा हम करें? जनता कैसे करेगी जो आज इस पार्टी में, कल आपकी पार्टी में, कल किसी और पार्टी में, जिनकी कोई विचारधारा नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ लोगों का, यहाँ की जनता का रुझान बढ़ा है। और हमने जो प्रथम चरण के जो चुनाव है, मैं मानता हूँ कि कुछ कांग्रेस के और कुछ जेवीएम के विधायक हमारे तरफ आए और हमने उनको टिकट भी दी। हमने जब ये देखा कि उनकी लोकप्रियता वहाँ पे है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया है, उसके बाद वो हमारे सदस्य हैं और उसके बाद हम लोगों ने उनको टिकट दी। ये तो ऐसी बात हुई कि ये पहली बार लक्ष्मण रेखा है, ये रेखा खींच दी है। इस रेखा के खींचने के बाद वो उनका दामन साफ हो गया और उसके पहले उनके दामन पर दाग ही दाग थे।
ऐसा है क्या? आप कह रहे हैं कि भरोसा अचानक जनता की नजर में वो लोकप्रिय हो गए, विश्वसनीय हो गए। कोई हमारे दल में आके हमारी सदस्यता नहीं, हमारे दल में आके हमारी सदस्यता ग्रहण करता है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। आप कह रहे हैं अवसरवादी राजनीति के पक्ष में बीजेपी नहीं है, लेकिन अवसरवादी नेताओं को आप मौका दे रहे हैं, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी, हमने जब समझा कि वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे किसी दूसरे दल के बैनर पे, और अब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर अगर वो हमने उनको टिकट तो दिया, क्या वो ऐसे नेता अवसरवादी नहीं है? तब वो हमारे सदस्य हैं। आपकी नजर में अवसरवादी नहीं है? आपके सदस्य होने से पहले किसी और के सदस्य थे, उससे पहले किसी और के सदस्य थे। हमने जब उनको अपने सदस्य बना के अपने परिवार में शामिल कर लिया, तो अब वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और अब वो हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दामन पाक साफ हो गया। मैंने कब कहा कि उनका पाक दामन जो है पहले पाक साफ नहीं था? पहले भी था, और अब हमारी सदस्यता ग्रहण करने के बाद कांग्रेस में वो अगर रहते हैं तो दामन पाक साफ नहीं होता है। पे हमारी टिकट पे अनंत प्रताप देव हैं, जिन पर आपकी पार्टी के नेता एक दिन पहले तक हमला बोलते रहे, उन्हें तमाम तरीके से कोसते रहे, और अनंत प्रताप देव आपकी पार्टी की सदस्यता लेते हैं। एक सेकंड अजय जी, अनंत प्रताप देव आपकी पार्टी में शामिल होते हैं, 1.5 घंटे पहले उन्हें टिकट मिल भी जाता है, तो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप पार्टी के सदस्य हैं, पाक साफ हैं। ऐसा है कि आपके पास कोई डिटर्जेंट है क्या? तुरंत आप नेताओं को साफ कर देते हैं। हमने पहले भारतीय जनता पार्टी ने आनंद प्रताप देव पे क्या कोई आरोप लगाया था क्या? हमने तो कोई उनके चरित्र पे या कहीं पे कोई आरोप नहीं लगाया। हाँ, ये बात सही है कि वो 1.5 घंटे पहले तक वो कांग्रेस के सदस्य थे। हाँ। कांग्रेस के वहां से उन्होंने इस्तीफा दे के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अब वो हमारे परिवार आप भी एक तरीके से अवसरवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं ना, और केंद्र के नेताओं ने सोचा कि हम अगर उनको टिकट देंगे तो वो जीतेंगे, तो आप भी अवसरवादिता को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। उदाहरण देना चाहूंगा बीच में, हमको 1 मिनट का समय क्या ये पहली बार हुआ है? हाँ, ये क्या पहली बार हुआ? यानी कि आप भी उसी जमात में शामिल हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि किसी और ने किया या पहली बार नहीं है, तो आप भी मत कहिए कि हम ऐसा नहीं करते हैं। आप भी अवसरवादी राजनीति करते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से समझा कि वो परिस्थिति क्या ये है कि सियासी फायदा उठाया जाए, वहां से चुनाव जीत के हमारे साथ आ सकते हैं, हमने उनको लाया। तो आप भी यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए ही ये ऐसा किया है। जी अशोक जी, हम ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने के साथ ही हमारे जो विधायक चुन के आएंगे उस प्रदेश की सेवा में रहेंगे। इसके लिए चाहे हमारे जो विधायक है वो अगर जनता नहीं चाहेगी, नहीं मैं ये अगर जनता नहीं चाहेगी तो वो उन्हें नहीं जिताएगी। अगर वो लोकप्रिय है तो वो जीत के आएंगे ही आएंगे। मुझे 1 सेकंड का समय। जी अशोक जी, 1 सेकंड का, ये ढुल्लू महतो जी का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जी, ये जेवीएम के विधायक हुआ करते थे, और इनके माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनके कारतूतों को देख करके और उनकी गिरफ्तारी के लिए और तमाम यहाँ पर उन्होंने विधानसभा के समक्ष धरना देने का काम किया। ठीक है, पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं ने कोई इसको चिल्ला करके कहा कि इस तरह के दागी लोगों का जेवीएम में रखने का काम किया, और उसको इन्होंने माला पहना करके टिकट देने का। माला आपने भी कई लोगों को पहनाया है अशोक जी। सवाल आप पर भी उठे हैं और बीजेपी पर भी उठे हैं, जेवीएम पर भी उठे हैं, तमाम जो पार्टी राजनीति करते हैं उन पर भी उठे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोग उस तरह की कोई बस विडंबना ये है कि जनता 14 सालों में स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि इस चुनाव में जनता स्पष्ट हो जाए और देख ले कि किस तरह की राजनीति हो रही है झारखंड में, समझे कि क्या उनके मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है या सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। अगर सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं कोई है नेता, तो कम से कम उन्हें वोट ना दें। आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार।